अनंतपुर गांव में नरेंद्र नाम का एक आदमी था। नरेंद्र का गांव में एक ढाबा था। नरेंद्र नेक नियत से अपना ढाबा चलाया करता था और जो भी खाना बचता था वो आसपास के कुत्तों को खिला देता था। एक बार उसके ढाबे के पास एक बंदर आया। वो बंदर नरेंद्र के हाथ की रोटी देख रहा था। अरे तुझे भी खाना खाना है? आजा 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 खा ले। नरेंद्र ने वो रोटी जमीन पर रख दी और बंदर ने वो रोटी उठा ली। अरे वाह! नरेंद्र ने कुछ और रोटी के टुकड़े जमीन पर रखे। बंदर ने उन्हें भी उठा लिया और वहाँ से भाग गया। वो हर रोज शाम के समय नरेंद्र के पास आता। नरेंद्र उसे बची खुची रोटियां खिलाया करता था। आपने इस बंदर की आदतें खराब कर दी हैं। ये रोज यहाँ आकर मौजूद हो जाता है और अब तो आप इसे बेहतरीन रोटियां खिला रहे हैं। अरे कोई बात नहीं अशोक, तेरे और मेरे परिवार की तरह इस बंदर का भी परिवार है जिसके खातिर ये रोटी लेकर के जाता है, बस। अरे आपको कैसे मालूम मालिक? अगर ये अकेला होता तो वो सारी खा जाता ना, पर ये सयाना है, रोटी ले जाता है। जितनी भी रोटियां दोगे सब की सब ले जाता है वो। तो जरूर ये पहले अपने परिवार को खिलाता है, उसके बाद ये खुद खा जाता है। हाँ यकीनन। अब जा उसे रोटी दे दे। उस बेजुबान जानवर को 2 रोटी खिला देंगे तो हमारा कोई भी नुकसान नहीं होगा। अशोक ने बंदर के सामने 2 रोटियां रखी और वो रोटियां लेकर चला गया। इसी तरह रोज चलता रहा। बंदर अपने बच्चों के साथ रोटियां लेने आया करता था। नरेंद्र अब उसे ज्यादा रोटियां देता। नरेंद्र का ढाबा भी बेहद अच्छा चल रहा था, इसीलिए उसने एक और लड़का नौकरी पे रखा, मानिक। अशोक खाना पकाता था और मानिक खाना ग्राहकों तक पहुंचाता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर अचानक नरेंद्र का एक्सीडेंट हो गया। एक टेम्पो ने उसे ठोकर मार दी। नरेंद्र का अस्पताल में इलाज हुआ। उसकी जान तो बच गई, पर उसका पाँव खराब हो गया था। वो अपाहिज हो चुका था। नरेंद्र की बीवी सुधा का रो रो कर बुरा हाल था। न जाने ऊपर वाले को हमसे क्या परेशानी थी जो हमारे साथ ये सब हो गया। अरे सुधा, शुक्र करो ऊपर वाले का कि मैं अभी जिंदा बच गया। पर अब कैसे जिंदगी बिताएंगे? जैसे ऊपर वाला चाहेगा वैसे ही जिएंगे। नरेंद्र हर बात में अच्छाई ढूंढता था। भले ही उसका एक्सीडेंट हो गया हो और वो अपाहिज हो गया हो, लेकिन फिर भी वो जिंदा था। वो इसी बात से खुश था। नरेंद्र ने एक्सीडेंट के बाद कई दिनों तक अपना ढाबा बंद रखा। नरेंद्र अपने घर पर ही रहता था। वैसे अब ये कब तक चलेगा? मुझे वापस ढाबा शुरू करना ही पड़ेगा। पर अब आप ये सब अकेले कैसे संभालेंगे? अरे सुधा, मैं अकेला कहाँ हूँ? तुम्हारा साथ है ना। हम दोनों एक साथ मिलकर ढाबा खोल लेंगे, और क्या? क्यों? जी, नरेंद्र को कैसे भी करके अपने हालात बदलने थे। अगली सुबह नरेंद्र और सुधा अपने ढाबे पर पहुँचे। ढाबा बेहद गंदा था। दोनों ने सफाई की। सुनिए, हमने ढाबे की सफाई तो कर दी, पर हम इसे चलाएंगे कैसे? देखो सुधा, मैं खाना पका लूंगा और तुम उन्हें ग्राहकों तक पहुंचा देना और मेज वगैरह साफ कर लेना। अरे कुछ दिनों के बाद जब पैसे आ जाएंगे तो किसी लड़के को काम पर रख लेंगे, और क्या? ठीक है जी। इसी सोच के साथ नरेंद्र ने वापस ढाबा शुरू कर दिया। उसने ऊपर वाले की इबादत की और फिर चूल्हा जलाया। कुछ ही देर बाद कुछ लोग आए। बहुत खूब, बहुत दिनों के बाद खुला है ये ढाबा। पर जब उन लोगों ने नरेंद्र के पैर देखे तो उन्हें इस बात का बेहद अफसोस हुआ। अरे अरे अरे, ख्याल में ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो गया। खैर, अब किस्मत के आगे किसकी चली है। अब मुझे बस एक लंच प्लेट दे दो। जी जरूर, अभी दे। नरेंद्र खाना परोसने लगा और सुधा ग्राहकों को खाना देने लगी। उनकी गाड़ी जैसे तैसे चल रही थी। पहले से कम ही सही, पर दोनों पैसा कमा रहे थे। इसी तरह कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। नरेंद्र ने बंदर को फिर से रोटी देना शुरू करा। वो बंदर भी ढाबे पर रोज आने लगा था। एक दिन सुधा की तबीयत बेहद खराब हो गई।
वो फिर भी ढाबे पर जाने के लिए तैयार हो गई। अरे सुधा, तुम्हें तो बहुत बुखार है। इन हालात में तुम काम कैसे करोगी? तुम्हें आराम की जरूरत है। आज मैं ढाबा अकेले चला लूंगा, तुम फिक्र मत करो। लेकिन अब आप अकेले कैसे कर सकेंगे? फिक्र मत करो, मैं कर लूंगा। तुम आराम करो, सिर्फ आराम। जब से मैं अपाहिज हुआ हूँ, तुम्हारा काम कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है सुधा। आज तो सुकून कर लो। सुधा आराम करना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी नरेंद्र ने उसे घर पर ही आराम करने के लिए कहा। नरेंद्र अकेले ढाबे पर गया। उसने ढाबा खोला। कुछ देर बाद और लोग आए। भाई, दो चाय लेकर आओ। जी हुजूर, अभी लेके आया। नरेंद्र खुद ही चाय बना रहा था और खुद ही बैसाखी के सहारे सबको चाय देने लगा। इसी तरह वो लंगड़ा लंगड़ा कर खाना परोसने लगा और वो बंदर उसकी मजबूरी देख रहा था। न जाने बंदर ने क्या सोचा। वो ढाबे के अंदर गया और उसने नरेंद्र के हाथों से खाना ले लिया और खुद ग्राहकों तक ले गया। नरेंद्र हैरान था। वो समझ नहीं पा रहा था कि बंदर ऐसा क्यों कर रहा है। बंदर जमीन पर बैठ गया। कुछ देर के बाद कुछ लोग और आए। भाई, 3 लंच प्लेट दे दो। जी जरूर। और प्लेट के लगते ही बंदर ने वो प्लेट उठा ली और उसे ग्राहकों तक ले आया और वो दूसरी थाली लेने आया और फिर तीसरी। सारे लोग हैरान थे। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा। भाई, आपके यहाँ बंदर काम करता है? जी नहीं नहीं नहीं, बंदर काम नहीं करते। बस ये तो मेरी मदद कर रहा है। मैंने इसे रोटी खिलाई थी, तो ये तो बस मेरी मदद का हकदार बना हुआ है। ओह अच्छा। पूरे दिन बंदर नरेंद्र के ढाबे पर काम करता था और दोपहर में बंदर को नरेंद्र ने 3-4 रोटी दी। रोटी लेकर बंदर भागने लगा। शायद ये अब वापस नहीं आएगा। पर नरेंद्र हैरान हो गया जब कुछ देर बाद बंदर वापस लौटा। अब उसके साथ उसके 2 बच्चे और उसकी बीवी भी थी। बंदर ने बच्चों को पेड़ पर बैठा दिया और वो और उसकी बीवी ढाबे के अंदर आ गए। और फिर जब भी ग्राहकों को खाना देना होता, बंदर और उसकी बीवी दोनों ग्राहकों को खाना देते और जूठे बर्तन भी उठा लाते। सुबह से शाम तक ये सिलसिला चलता रहा। शुक्रिया दोस्त। नरेंद्र ने बंदर और उसके बच्चों और बीवी के लिए अच्छा खाना बनाया और बंदर और उसके बच्चों को खिलाया। उस दिन के बाद से रोज बंदर ढाबे पर खाना खाने आता। मुंबई शहर के भीड़-भाड़ वाले इलाके में शांता की इडली का स्टॉल था। सालों से शांता इस इडली स्टॉल को चलाकर अपना और अपनी बेटी का गुजारा कर रही थी। अब तो उसकी बेटी रानी भी बड़ी हो चुकी थी और अब माँ बेटी मिलकर इडली फरोख्त किया करते थे। मैडम, 1 प्लेट इडली देना, सांभर थोड़ा ज्यादा डालना। हाँ? जी। शांता बाजी, मुझे भी 1 प्लेट इडली दीजिए। आपकी प्लेट पहले से तैयार है। हर दिन आप मेरी प्लेट पहले से ही तैयार कैसे रखती हैं? मैं दूर से ही आपको देख लेती हूँ। अब तो इतने साल हो गए हैं कि मुझे पता होता है कि आप कब आएंगी। अच्छी बात है। आपकी इडली खाकर मेरा पेट इतना भर जाता है कि रात तक भूख ही नहीं लगती और मैं दिन भर लोगों के घर में काम आराम से कर लेती हूँ। अच्छी बात है। शांता अपने हर पुराने ग्राहक को बांध कर रखती थी। वो सबसे अच्छे से बात करती थी और सभी लोगों को उसकी इडली बेहद पसंद थी। फिर एकाएक उसकी स्टॉल के बगल में 2 और स्टॉल खुल गए। एक स्टॉल में पकौड़े बिकते थे और एक स्टॉल में सैंडविच। इन दोनों को भी यही स्टॉल लगाना था। मुंबई शहर में स्टॉल लगाने को जगह मिल जाए, यही बड़ी बात है। इन दोनों को भी मिल गई और उन्होंने अपना अपना धंधा खोल दिया ना। अच्छी बात ये है कि किसी ने इडली का स्टॉल नहीं खोला। पर अम्मी, इनकी वजह से हमारे ग्राहक भी इनके स्टॉल पर चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। ग्राहक बस अपने मन की करते हैं। अगर आज उन्हें मन इडली खाने का है तो वो इडली ही खाएंगे, पर अगर उन्हें पकौड़े खाने हैं तो वो इडली नहीं खाएंगे, समझी? पर जब ये पकौड़े वाला और सैंडविच वाला नहीं था तो हमारा कारोबार कितना अच्छा चल रहा था ना माँ। अब भी अच्छा चलेगा।
हमें कुछ नया करने की जरूरत है बेटा। आजकल नौजवानों को वैसे भी इडली ज्यादा पसंद नहीं है। हमें कुछ ऐसी चीज ढूंढनी होगी जो नौजवानों को पसंद आए। अम्मी, मैगी बेचते हैं। वो तो बगल वाली गली में बिकती ही है। क्यों बेफिजूल में उस गरीब का धंधा छीनना है हमें? पर अम्मी, मैगी से ज्यादा कोई चीज नहीं बिकती। कुछ ना कुछ तो होगी ही, या ऐसा कुछ जिससे हम साधारण इडली को कुछ नया कर दें। वेजिटेबल इडली, रवा इडली, ये सब तो हम बेचते ही हैं अम्मी। इसके अलावा क्या कर सकते हैं? तुमने अभी अभी कहा ना मैगी बहुत चलती है, तो क्यों ना हम मैगी को इडली में मिला दें? मतलब मैगी इडली? हाँ, वजह फरमाया। पता नहीं जायका कैसा होगा, पर सोचकर तो अच्छा लग रहा है। एक बार बना कर देखते हैं अम्मी। ठीक है। रानी एक मैगी का पैकेट ले आई और उसने मैगी बनाई और फिर अपने इडली के सांचे में थोड़ा सा इडली का आटा डाला और ऊपर ढेर सारी मैगी डाली। ऐसे करके उसने पूरा सांचा भर दिया और गैस जला दी। फिर दोनों माँ बेटी बेसब्री से इंतजार कर रही थी मैगी इडली के तैयार होने की। लगभग 7 मिनट बाद रानी ने डिब्बा खोला। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, जायका भी अच्छा ही होगा। रानी ने वो मैगी इडली निकाली और फिर दोनों माँ बेटी मिलकर वो इडली खाने लगे। है तो बहुत ही जायकेदार, लेकिन इस इडली को हमें लोगों को चखाना होगा। ये नई चीज है, कोई खुद से खाएगा नहीं। तो क्या करें? एक काम करते हैं, हर प्लेट इडली पर एक मैगी इडली फ्री दे देंगे। फ्री वाली इडली चखकर लोग मैगी इडली जरूर ऑर्डर करेंगे। हाँ, ये अच्छा है। रानी ने और मैगी बनाई और उससे मैगी इडली बनाने लगी। कुछ वक्त बीता, वही ज़ईफा खातून आई। शांता ने रोज की तरह उसकी इडली की प्लेट लगाई और आज उसमें एक मैगी इडली भी रख दी। ये क्या नया है? ये मैगी इडली है। आज हम ये हर प्लेट में एक इडली फ्री दे रहे हैं। अच्छा है, अच्छा है। उस ज़ईफा खातून ने मैगी इडली खाई और उसे वो पसंद आई। वाह, ये तो अलग है और जायकेदार भी। कुछ और लोगों ने इडली ऑर्डर की और सभी के प्लेट में एक एक मैगी इडली फ्री में डाल दी गई। ये नई इडली तो कमाल है चाची जान। मैगी इडली तो मैं हर रोज खा सकती हूँ। शांता सही थी। नौजवानों को मैगी इडली बहुत पसंद आ रही थी। मुझे एक प्लेट और मैगी इडली देना चाची जान। मुझे भी। मैगी इडली के ऑर्डर्स आने लगे। रानी खुशी खुशी मैगी इडली बनाने लगी। सभी लोगों को ये नई प्रकार की इडली बहुत पसंद आ रही थी। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी लोग मैगी इडली खाने आ रहे थे। शाम तक शांता के स्टॉल के बाहर ग्राहकों का हुजूम लग गया। दोनों माँ बेटी धड़ाधड़ मैगी इडली बनाने लगी और ग्राहक खाने लगे। शाम को जब रानी ने स्टॉल बंद किया, अम्मी, आज तो बहुत थक गई। अब ऐसी भीड़ की रोज आदत डाल ले, अब ये भीड़ कम नहीं होगी। अम्मी, मुझे नहीं लगा था कि मैगी इडली लोगों को इतनी पसंद आएगी। मुझे यकीन था, क्योंकि मैगी सबको पसंद है और हमने इडली में मैगी बनाई। ये नई चीज है। हाँ अम्मी। दोनों माँ बेटी थक कर घर चले गए। अगली सुबह उनके आने से पहले ही ग्राहकों का हुजूम लगा था। रानी और शांता दोनों हैरान थे। वो दोनों दिन भर मैगी इडली बनाती गईं और ग्राहक खाते गए। शांता ने कुछ और लोगों को काम पर रख लिया। ग्राहकों की भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। कुछ ही महीनों में शांता ने अपना खुद का होटल खोल लिया, मैगी इडली हाउस। सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी ये सब हो पाएगा। हमारा मैगी इडली का आइडिया तो काम कर गया।
और हमारी मेहनत भी। हाँ अम्मी, शांता का ये मैगी इडली हाउस एक कॉलेज के पास खुला था और कॉलेज के सारे नौजवान मैगी इडली खाने वहीं आते थे। शांता और रानी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे थे। 1 साल बाद शांता ने रानी की शादी बड़े ही धूमधाम से की। शांता ने रानी को बड़ा घर और सारी चीजें दी जो वो बचपन से उसे देना चाहती थी। आज शांता खुश थी। आप रो क्यों रही हैं? पगली, ये खुशी के आंसू हैं। तुझे बचपन से ऐशो आराम की चीजें देना चाहती थी, पर तेरे अब्बा के गुजरने के बाद मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। अम्मी, आपने बहुत कुछ किया है, आप इतना मत सोचिए। और आखिरकार मैगी इडली की वजह से शांता और रानी को उनकी खुशियां मिल ही गई। उषा एक गरीब वड़ा पाव वाली थी। उसके शौहर अपाहिज थे, इसीलिए वो वड़ा पाव बनाकर बेचा करती थी। वड़ा पाव, गर्मा गर्म वड़ा पाव। बेहद कम लोग उसकी आवाज सुनकर उसका वड़ा पाव खाने आते थे। उषा के वड़े मजेदार होते थे और वो अक्सर परेशान होकर घर वापस आती। क्या हुआ? आज भी कुछ खास बिक्री नहीं हुई क्या उषा? न जाने क्या हो रहा है जी, आजकल लोग वड़ा पाव नहीं खाते। माँ, आजकल लोग मैगी, फ्रैंकी, बर्गर, पिज्जा ये सब खाते हैं। अगर यूं ही चलता रहा तो हमारी गुजर बसर कैसे होगी? कुछ न कुछ तो जरूर होगा, तुम फिक्र मत करो। माँ, तुम कुछ और चीज क्यों नहीं बेचती, जैसे बर्गर या पिज्जा? मुझे वो सब बनाना नहीं आता है, मुझे तो सिर्फ वड़ा पाव बनाना ही आता है। तो हमें वड़ा पाव में ही कुछ नया सोचना होगा। उषा परेशान थी क्योंकि दिन ब दिन उसकी आमदनी घटती जा रही थी। अगली सुबह उषा सुबह जल्दी घर से निकली। वड़ा पाव, गर्मा गर्म वड़ा पाव। वो काफी देर तक चिल्लाती रही, लेकिन कोई भी उसके वड़ा पाव के ठेले पर नहीं आया। आज इतनी भीड़ है पर कोई भी ग्राहक मेरे ठेले पर नहीं आया। उषा और जोर जोर से चीखने लगी, वड़ा पाव, गर्मा गर्म वड़ा पाव। उषा की आवाज सुनकर उसका पुराना ग्राहक उसके नजदीक आया। कितने वड़ा पाव चाहिए संजय? एक वड़ा पाव देना चाची जी। आप कब से इतनी आवाज लगा रही हैं? कोई वड़ा पाव खाने आ ही नहीं रहा है, इसलिए मैं आ गया। लगता है अब आपको वड़ा पाव कुछ नया ढंग से बनाना होगा, एकदम नया वड़ा पाव, जैसे रंगीन वड़ा पाव। हाँ। पर क्या ऐसा रंग बिरंगे वड़ा पाव बिकते हैं? हाँ, जरूर बिकेंगे। आजकल के लोगों को अजीब और अलग चीजें ही पसंद आती हैं। तो ठीक है, हम कोशिश करते हैं। ठेला बंद करने के बाद उषा ने बाजार से फूड कलर ले लिया। शाम को जब वो घर पहुंची। अच्छा, आज कारोबार कैसा था? धंधा तो पहले ही जैसा था, लेकिन आज हमें एक नया आइडिया मिला है। हमारा जो पुराना ग्राहक है ना संजय, उसने दिया है। कैसा आइडिया? रंगीन वड़ा पाव का। रंगीन वड़ा पाव? जी हाँ, और इसीलिए हम आते आते फूड कलर ले आए। आज हम बना कर देखेंगे कि रंगीन वड़ा पाव कैसा होता है। और फिर उषा ने रंगीन वड़ा पाव बनाना शुरू किया। उसने हमेशा की तरह वड़े का बेसन साना और फिर उसे अलग अलग बर्तनों में डालकर उसमें अलग अलग फूड कलर डाले और फिर आलू की सब्जी को रंगीन बेसन से रंग कर उसने तेल में छाना। देखने में तो खूबसूरत है, बिल्कुल रंग बिरंगा। उषा और राघव ने रंगीन वड़े चखे। वैसे बढ़िया है। माँ, मुझे भी दो। मानिक ने नीले रंग का वड़ा खाया और उसे पसंद आया। तीनों को रंगीन वड़े मजेदार लग रहे थे। अगली सुबह उषा ने अपना ठेला लगाया और रंगीन वड़े फरोख्त करने लगी। गर्मा गर्म वड़ा पाव, लाल नीले हरे वड़े, रंगीन वड़ा पाव, रंग बिरंगा वड़ा पाव। रंग बिरंगे वड़े देखकर ग्राहक उसके ठेले की तरफ खिंचे चले आए। मुझे एक नीला वड़ा पाव दीजिए चाची जान। उषा ने उस लड़की को नीले रंग का वड़ा पाव दिया जो उसे बेहद मजेदार लगा। और उसके बाद संजय वहाँ आया। अरे सच में आपने तो रंगीन वड़े बना दिए। हाँ, आपने ही तो आइडिया दिया था और देखिए सबको बहुत पसंद आ रहा है।
तो इसी बात पर मेरे लिए भी एक रंगीन वड़ा पाव बनाइए। और फिर उषा ने संजय को एक हरा और एक गुलाबी वड़ा पाव दिया। संजय रंगीन वड़ा पाव देखकर खुश था। वाह, सही में लाजवाब है। सोचा नहीं था कि मैं कभी ऐसा रंगीन वड़ा पाव भी खाऊंगा। संजय ने वड़ा पाव खाया। उसके बाद और ग्राहक भी आए। बहन जी, मुझे एक लाल वड़ा पाव देना। हाँ, मुझे भी। उषा रंग बिरंगे बड़े बनाने लगी और ग्राहक खाते गए। उषा बीच बीच में आवाज लगाती, जिससे लोगों का ध्यान उसकी तरफ खींचता गया। गर्मा गर्म वड़ा पाव, लाल नीले हरे वड़े, गर्मा गर्म वड़ा पाव, गर्मा गर्म वड़ा पाव। एक के बाद एक ग्राहक आते जा रहे थे। कुछ ही वक्त में उषा के सारे वड़े पाव खत्म हो गए और आज उसकी कमाई भी बहुत अच्छी हुई थी। वो खुशी खुशी घर वापस आई। आज बेहद अच्छा काम हुआ, सारे वड़े बिक गए। भाई वाह, क्या बात है। कल से हमें और वड़े बनाने होंगे। ग्राहकों को रंगीन वड़े पाव बहुत पसंद आए। ये तो बढ़िया है। अब तो तुम खुश हो ना? हाँ, हम बहुत खुश हैं। अगले दिन भी वही हुआ। उषा की आवाज लगाते ही ग्राहक रंगीन वड़ा पाव खाने चले आए और आज बस 2 घंटे में ही उषा के सारे रंगीन वड़े खत्म हो गए। रंगीन वड़ा पाव मशहूर हो चुका था और उषा बेहद तरक्की करने लगी थी। अब उसका खानदान बेहद मुतमईन था। उषा बड़े अस्पताल में राघव का इलाज करा रही थी। अब वो ठेले की बजाय एक दुकान में रंगीन वड़ा पाव बेचा करती थी। रोज उषा की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती। उसके पास में डोसा सेंटर था मोहन का। इसके ग्राहक उषा के रंगीन वड़ा पाव की दुकान में जाने लगे। अरे ना जाने इस रंगीन वड़ा पाव वाली ने लोगों पर क्या जादू कर दिया है। मेरे तो सारे खरीदार भाग गए। मुझे इसे सबक सिखाना ही होगा। उस दिन जब उषा काम में मसरूफ थी तो मोहन ने उषा के लाल बेसन में मिर्ची मिला दी। अभी देखता हूँ लोग तेरा रंगीन वड़ा पाव कैसे पसंद करते हैं। और फिर मोहन अपनी दुकान में वापस चला गया। उषा इस बात से अनजान थी। उसने हमेशा की तरह वड़े बनाना शुरू किया और अपने ग्राहकों को दिया। वाह दीदी वाह, ये तो बहुत अलग है। मस्त, तीखा, लाल, लाजवाब है, एकदम लजीज है। ये सुनकर उषा ने अपने वड़े का आटा चखा। वो समझ चुकी थी कि लाल रंग में मिर्ची मिली है। जरूर किसी ने मिर्ची पाउडर बेसन में डाला है, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी है कि मेरे ग्राहकों को ये पसंद आ गया। वड़ा पाव, तीखा लाल वड़ा पाव। और फिर उषा के दुकान के बाहर भीड़ लग गई। सभी को नया लाल तीखा वड़ा पाव बेहद पसंद आया। अरे रे, ये मैंने क्या कर दिया मोहन। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। उषा का तीखा लाल वड़ा पाव भी बिक रहा था। ये देखकर मोहन को बेहद गुस्सा आया। उषा का अच्छा वक्त चल रहा था, इसलिए उसका बुरा चाहते हुए भी उसका अच्छा हो रहा था।